नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इंडी टॉक पर। मैं हूं शशिकांत कुमार। तो आज के इस वीडियो विश्लेषण में हम कई महत्वपूर्ण विषयों पर बात करेंगे। सबसे पहले आपको विषय बता देते हैं। पहला विषय है आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी बात कही है। क्या नरेंद्र मोदी जब ये कहते हैं कि तीसरा कार्यकाल बड़े फैसले वाले होंगे, तो उन बड़े फैसलों में आरक्षण को समाप्त करने की भी बात रहेगी। दूसरी बड़ी खबर है जो नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा कि 370 हटाया और 370 सीटें आएगा। तीसरी बड़ी खबर ये है कि आज की परिस्थिति जो इलेक्शन की परिस्थिति चल रही है, तो क्या बीजेपी बनाम इंडिया की जगह ईडी बनाम इंडिया हो गया। और चौथी बड़ी खबर चंडीगढ़ मेयर के चुनाव से। इन चार खबरों पर आज का हमारा एनालिसिस है और इन चार बड़ी खबरों पर आज का हमारा विश्लेषण है। चलिए साथियों, हम शुरुआत करते हैं ईडी वर्सेस इंडिया। क्या अब वो परिस्थिति आ चुका है जब बीजेपी वर्सेस इंडिया नहीं हो रहा है, बल्कि ईडी वर्सेस इंडिया हो रहा है। जैसे मानो ईडी एनडीए का गठबंधन के साथी बन गया हो। बड़ा प्रश्न खड़ा होता है साथियों, क्या बीजेपी को कहीं ना कहीं हार का घबराहट हो रहा है या बीजेपी को हार का डर लग रहा है। जिस प्रकार से ओपोजिशन के लीडर को टारगेट किया जा रहा है, जिस प्रकार से एक एक करके ओपोजिशन को लीडर्स को गिरफ्तार किया जा रहा है। हेमंत सोरेन को आप देख सकते हैं, हेमंत सोरेन को अरेस्ट कर लिया गया। आदिवासी सीएम थे लेकिन उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। अब बताया जा रहा है कि दूसरे नंबर पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हैं, उनकी गिरफ्तारी भी बहुत जल्द हो सकती है। तो सवाल तो बड़े हैं साथियों, क्या ये एक नई सियासत और एक नई सियासत की पृष्ठभूमि तैयार हो चुका है। और इस नई सियासत की पृष्ठभूमि में क्या है, इलेक्शन से पहले ओपोजिशन को दो तरीके से मिटाओ। पहली तरीके ये है कि ओपोजिशन को ये ऑफर दे दो, जो छोटे छोटे दल है, क्षेत्रीय दल है, उन्हें ये ऑफर दे दो कि एनडीए में आ जाइए, सब कुछ ठीक रहेगा। अजीत पवार पर भी करप्शन के चार्जेस रहे हैं, लेकिन वो एनडीए में आए तो सब कुछ ठीक रहा। इसी तरीके से ये कहीं ना कहीं ऑफर हेमंत सोरेन को भी गया। अरविंद केजरीवाल खुलकर कह रहे हैं कि उन्हें ऑफर दी गई है। इसकी सच्चाई हम नहीं जानते, लेकिन जो बातें पटना में जेपी नड्डा ने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा जब विपक्ष मुक्त भारत हो जाएगा, इस पर मैंने एक आर्टिकल भी लिखा हूँ intalknews.com पर। आप intalknews.com पर जाके इस आर्टिकल को पढ़ भी सकते हैं, जिसमें मैंने साफ तौर पर स्पष्ट तौर पर लिखा कि आने वाली परिस्थिति ऐसी बनेगी, शायद 2029 में विपक्ष खड़ा नहीं हो पाएगा। और मेरा वीडियो भी इन टॉक पर है, उस वीडियो को भी देख लीजिए आज से 10 महीने पहले की, कि ओपोजिशन अब समाप्त हो रही है और इस देश का विपक्ष अंतिम सांसें ले रही है। और वही परिस्थिति 2024 की रणभूमि में देखने को मिला। जब हम रणभूमि का जिक्र करते हैं ना साथियों, तो हम रणभूमि पुस्तक की भी बात कर ले। 2024 के चुनाव पर सबसे विश्वसनीय पुस्तक 2024 की रणभूमि है। 2024 की रणभूमि, मैंने ये सारी बातें पहले से लिखा। इन टॉक के आप पुराने वीडियोस देख ले, और लगातार जब हम वीडियो बना रहे हैं तो लगातार आपको जानकारी 2024 के चुनाव पर जितनी बेहतर तरीके से दे रहे हैं, उतना शायद किसी चैनल में नहीं मिल पा रहा है। इसलिए तो मैं कहता हूँ राजनीति का सबसे विश्वसनीय चैनल इंडी टॉक है। तो हम खबरों के एनालिसिस में आगे बढ़ते हैं और अपनी अगली एनालिसिस हम करते हैं। ईडी से घिरे केजरीवाल को कोर्ट से भी झटका मिल गया। मतलब केजरीवाल पहले ईडी से घिरे, लेकिन अब कोर्ट गए तो वहाँ से भी अरविंद केजरीवाल को झटका ही लगा। इसके अलावा 370 हटाया है, अब 370 जीतने का जो टारगेट मोदी जी ने रखा, उस पर भी हम बात करेंगे साथियों। लेकिन अरविंद केजरीवाल को भी बहुत जल्द अरेस्ट कर लिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ओपोजिशन के एक मजबूत लीडर के तौर पर उभर रहे थे, लेकिन अब ये लग रहा है कि केजरीवाल का भी गिरफ्तारी की नंबर तो आ ही गया। मतलब केजरीवाल गिरफ्तार होंगे, ये तो आप जान ही लीजिए। दूसरी विश्लेषण की ओर हम बढ़ते हैं। 370 हटाया तो 370 सीटों का टारगेट रखा गया। अब चलिए साथियों, हम बात करते हैं 370। नरेंद्र मोदी जी संसद में कहते हैं कि हमने 370 हटा दिया है, अब 370 सीटों का लक्ष्य रखें। कुछ पॉइंट बताऊंगा कि मोदी का ये सियासी गणित जो है वो किस प्रकार से काम आएगा। मोदी जी जब कहते हैं कि 370 का लक्ष्य रखा है, 370 सीटें जीतेंगे, तो ये कैसे संभव होगा। कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये तो असंभव है, लेकिन आज मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा कि नरेंद्र मोदी जी इस लक्ष्य को कैसे पूर्ण करेंगे। इसके लिए आपको 24 की रणभूमि के बुक भी पढ़ लेना होगा। उसमें भी हमने बताया कि एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलने जा रही है। और 24 की रणभूमि के बुक को ऑर्डर करना है तो अमेजन पर जाइए, शशिकांत कुमार सर्च कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट
आधार पर भी शशिकांत कुमार सर्च कर सकते हैं। पिछली बार की परिस्थिति क्या थी? पिछली बार बीजेपी को 303 सीटें मिली थी और इस बार बीजेपी की जो सीटों की संख्या है साथियों वो 325 तक जाने की अनुमान है। जो मेरी बीजेपी के इंटरनेट सर्वे की टीम से बात हुई वो लोग भी कह रहे हैं कि 325 तो अभी तक हम पहुंच चुके हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में अभी थोड़ा समय है और इस समय को ही कहीं ना कहीं भरा जा रहा है। साउथ में बीजेपी का जो लक्ष्य है वो 30 से 40 सीटें जीतने की, 28 कर्नाटका की सीट हो जाती है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और बाकी जो साउथ के राज्य तमिलनाडु, इन राज्यों में बीजेपी बेहतर प्रदर्शन करना चाहती है। नरेंद्र मोदी 370 तक पहुंच पाएंगे या नहीं, लेकिन ये बात सबको पता है कि पिछली बार से ज़्यादा सीटें नरेंद्र मोदी जीतने जा रहे हैं 2024 में और ये बात स्पष्ट तौर पे नज़र आ रहा है। और जो खबरें हैं कि अभी 325 तक तो बीजेपी पहुंच रही है। अमित शाह का जो अभी तक का इंटेलिजेंस सर्वे है उसमें 325 सीटें अकेले बीजेपी की आ रही है। वहीं एनडीए को मिला दे तो 380 तक एनडीए पहुंच रही है और उम्मीद करते हैं कि एनडीए, जैसा कि नरेंद्र मोदी जी बोले हैं कि चुनाव में 400 तक 400 पार कर जाएगी एनडीए की सीटें। हो सकता है ये भी संभव हो जाए। वैसे आज नीतीश कुमार भी दिल्ली मोदी जी से मिलने गए हैं और बताया जाता है वहाँ पर सीट सेलिंग की बात की जाएगी। और दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से जेडीयू को दबाव बनाया जा रहा है और जेडीयू से कहा जा रहा है कि आप लोकसभा में कम सीटें लीजिए। और ऐसी खबर है कि जेडीयू शायद बीजेपी के इस शर्त को मान ले। बढ़ते हैं कि क्या नरेंद्र मोदी जब ये कहते हैं कि तीसरे कार्यकाल में कई बड़े फैसले लिए जाएंगे तो उन बड़े फैसलों में क्या आरक्षण को समाप्त करना भी होगा। आज सुप्रीम कोर्ट में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा किया और सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रश्न चिन्ह खड़ा किया उस पर मैं आता हूँ। आरक्षण के दायरे से क्यों नहीं हटाई जा रही अमीर पिछड़ी जातियाँ, मतलब सुप्रीम कोर्ट सीधे तौर पर कह रही है जो समृद्ध हो चुके हैं, जो पूरी तरह से अब समृद्ध है, वो जो लोग समृद्ध हो चुके हैं पिछड़ी जातियों में, वो लोग स्वयं से आरक्षण क्यों नहीं हट जाते, आरक्षण के दायरे से क्यों नहीं हट जाते। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने उसी और इशारा किया जो कुछ साल पूर्व में संघ प्रमुख ने 2015 के आसपास में कहा था कि आरक्षण की समस्या होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लोग समृद्ध हो चुके हैं, जिन्हें पहले से ही नौकरियां मिल चुकी है सरकारी नौकरी, उन्हें आरक्षण के दायरे से बाहर हो जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर कई टीका टिप्पणी भी हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट चिन्ह के बाद नरेंद्र मोदी जब ये कहते हैं कि तीसरा कार्यकाल बड़े फैसले वाले होंगे, तो क्या नरेंद्र मोदी इस पर कोई फैसला ले सकते हैं? सबसे बड़ा सवाल यही कि नरेंद्र मोदी क्या इस पर कोई फैसला ले सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। नरेंद्र मोदी शायद इस पर फैसला ना ले, क्योंकि जो पॉलिटिकल पावर होती है ना, नरेंद्र मोदी एक पावरफुल लीडर है, लेकिन नरेंद्र मोदी को ये पता है कि उन्हें अंत में जनता के बीच में ही जाना है। 2024 के बाद भी राजनीति वैसी होगी। भले हम कह दें कि इस देश का विपक्ष अंतिम सांसें ले रहा है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि उसके बाद भी राज्यों में चुनाव होगी और उसके बाद हर राज्य को हराने के बाद यही सपना देखा जाएगा कि हम मोदी को 2029 में हरा देंगे। अपोजिशन की जो लीडर है वो कहीं ना कहीं इसमें नरेंद्र मोदी को घेरेंगे और कहेंगे हमने कहा था कि नरेंद्र मोदी आरक्षण को समाप्त कर देंगे, और उसी दिशा में कहीं ये कदम तो नहीं है, कहीं नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट के जरिए आरक्षण का समीक्षा करवाने पर काम तो नहीं कर रहे हैं। ओपोजिशन की तरफ से ये बातें सामने आएगी, लेकिन मैं यहाँ एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आरक्षण के मसले पर मैंने अपनी पुस्तक 24 की रणभूमि में जिक्र किया हूँ और यह भी बताया कि क्या देश से कभी आरक्षण समाप्त हो सकता है। ये अगर आप पढ़ना चाहते तो मेरी पुस्तक 24 की रणभूमि को अमेजन से ऑर्डर कर ले। ये भी बता दें कि आज़ादी के करीब 2 दशक से पहले ही आरक्षण को हल्की फुल्की शुरुआत हो गई। ब्रिटिश सरकार ने अनुसूचित जातियों को कोटा देने की पहल की थी। आज़ादी से पहले संविधान सभा बनी जिसमें आरक्षण चर्चा होने लगी, कई समितियां बनी। इसी दौरान सवाल उठा कि आरक्षण जाति के आधार पर मिले ना कि आर्थिक आधार पर। बहस के लिए कई बातें हुई, जैसे कि पिछड़ा किसे माना जाए, कितने समय तक का कोटा रखा जाए। काफ़ी चर्चा के बाद तय हुआ कि आरक्षण का असल मकसद छुआछूत को मिटाना है, सबको बराबरी पर लाना है। इसके साथ ही संविधान में जातिगत आरक्षण की शुरुआत हुई। इसी के साथ संविधान में जातिगत आरक्षण की शुरुआत होती है। लेकिन इन सारे सवालों के बीच क्या 2024 में जब नरेंद्र मोदी दिल्ली में फिर से आएंगे, तीसरी बार कार्यकाल बनाएंगे, तो आरक्षण को समाप्त कर देंगे? जी, इस देश में रहने वाले हर कोई जानना चाहता है। लेकिन इसके साथ ही मैं एक बड़ी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि एंड टॉक पर आपको आने वाले समय में जो
मुद्दे हैं, पॉलिटिकल मुद्दे हैं, तो उन पर से चर्चा होगी, साथ में लाइव कवरेज भी होगी और लाइव विषय पर मैं अलायंसेस करता नजर आऊँगी। 14 फरवरी के बाद जब टिकट का अनाउंसमेंट राजनीतिक दलों की तरफ से होने लगी, उसके बाद हर सीट का बारीकी से अलायंसेस की जाएगी कि उस सीट पर किसके जीतने की चांस है। खासकर बिहार के लोकसभा सीटों की होगी और उत्तर प्रदेश की सीटों की, ये 2 राज्य महत्वपूर्ण हैं। इसके साथ महाराष्ट्र भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 48 सीट आता है और बंगाल भी को भी आप कम मत मानिए क्योंकि बंगाल में 42 सीट आता है। तो बड़ी जानकारी मैं आपको दे देना चाहता हूँ कि हम लाइव एनालिसिस भी कुछ दिनों में शुरू करने वाले हैं। लेकिन चलिए साथियों, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं चंडीगढ़ मेयर के चुनाव पे। जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने भी कह दिया कि चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में डेमोक्रेसी की मर्डर की गई, लोकतंत्र की हत्या की गई है, ये चीफ जस्टिस साहब ने कह दिया। असल मायने में एक वीडियो वायरल हुई, तो उस वीडियो को मैं दिखा देता हूँ। इस वीडियो में के जो ऑफिसर है वो किस प्रकार से छेड़खानी कर रहा है, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से बैलेट बॉक्स की छेड़खानी किया जा रहा है। इसके बाद कई प्रशिक्षण खड़े हुए और कई बार सवाल निशान खड़ी हुई, जिसके बाद नरेंद्र मोदी पर कहीं ना कहीं अटैक हो रहा है कि नरेंद्र मोदी ने जानबूझकर इस प्रकार की हरकत की क्योंकि वो चुनाव हार रहे थे। इसलिए जो अपोजिशन है वो एक तरफ कह रही कि इंडिया अलायंस की चूत है। इस अलायंस की जीत को रोकने के लिए बीजेपी बेईमानी पर उतर गई और कैमरा के सामने बेईमानी हुई। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट का एक जवाब आता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये डेमोक्रेसी का मर्डर था, लोकतंत्र की हत्या था। कहीं ना कहीं फटकार भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाया गया और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट है तो इस देश में कोई भी सरकार आ जाए वो अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता है। इसका संकेत भी सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। यूँ कहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इस समय जो संवैधानिक संस्थाओं पर खतरे नजर आ रही है, चुनाव आयोग पर भी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया और कहीं ना कहीं ये सवाल निशान तो खड़ी होती है। वीडियो देखने के बाद ऐसा ही लग रहा है किस प्रकार से अपोजिशन के वोटों को घटाया गया और जो सत्ता में दल है उसके हित में फैसले लिए गए। इसके विवाद कहीं ना कहीं अपोजिशन की उस बात की पुष्टि करता है जो अपोजिशन के लीडर लगातार कह रहे हैं ईवीएम में तो कुछ गड़बड़ है। अब अपोजिशन कह रहा है कि जब कैमरे के सामने बेईमानी हो सकती है तो उस समय जब ईवीएम में वोटिंग पड़ता है तो क्या वाकई वो वोट बीजेपी को पड़ता है या ओपोजिशन को पड़ रहा है, यानी जो विपक्षी दल के नेता हैं ना उनके लिए एक बहाना मिल गया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फटकार भी कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की सरकार पर सवाल निशान खड़ा कर रहा है। लेकिन दूसरे पहलू ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तो फटकार लगाया लेकिन फैसला नहीं दिया। क्या बेईमानी हुई या फिर नहीं हुई, इसका हमें इंतजार करना पड़ेगा। तो आज हमने एक साथ कई खबरों पर चर्चा कर लिया और इन सभी खबरों पर हमने एक एक करके बातें किया। जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव निकट आ चुके हैं तो इसी प्रकार से हमारा कवरेज चलता रहेगा जिसमें हम अलग अलग विषयों पर चर्चा करेंगे और अब लाइव टेलीकास्ट भी आप होगा इन टॉक पर और उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि जो अलग अलग पार्टी के नेता हैं उन्हें भी हम अपने शो में लाइव शो के जरिए बुलाएं। और लेकिन खैर साथियों, आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल न भूलें, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, बने रहिए राजनीति के सबसे सटीक चैनल पर। जय हिंद, वंदे मातरम।